what's up everybody, this is Karan RG here. I hope you all are doing great. I know it's a while since I haven't uploaded any video on my channel about traveling or anything related to my bike, but I wanted to give you an overview of what happened in last 20 days or more than 20 days with me after my Bandardara ride. Drone got fixed, बट देयर वॉज अनदर इशू. तो भंडारदरा राइड जब मैं वापस पुणे में आया, मेरे सर्विस की ड्यू आ चुकी थी, सेकंड सर्विस की. इट वाज ऑलमोस्ट 8500 किलोमीटर्स. और उसके बाद मैं सर्विस सेंटर गया भी. मैं हमारे यहाँ पे पुणे में सिर्फ 2 ही सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं, बाकी के हैं बट आई नेवर ट्राइड देम. इट्स साई सर्विसेज, एक फुगेवाड़ी में है और एक वाघोली साइड में है. सर्विसिंग कराया, सर्विसिंग वाज ऑल गुड. आते वक्त आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, शायद से गाड़ी छोटे से गड्ढे में गई या क्या हुआ. आई हैवंट डन एनी ऑफ रोडिंग ऑन माई बाइक येट, दो इट्स ऑफ रोडिंग टूरिंग मशीन, बट आई हैवंट डन एनी सिंगल ऑफ रोडिंग ऑन माई बाइक, क्योंकि यहाँ पे रास्ते इतने प्यारे हैं कि ऑफ रोडिंग करने का मन नहीं करता. एंड व्हाट हैपेंड वाज, आफ्टर माई सर्विसिंग बाइक में पीछे से आवाजें आने लगी बहुत जोर जोरों से. मैंने बताया सर्विस सेंटर वालों को, उनको पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम हुआ है. दे वर लाइक कि आपका स्पोक का प्रॉब्लम होगा, आपका डिस्क ब्रेक का प्रॉब्लम हो गया. आई लेफ्ट माई बाइक, आई केम, इट वाज विथ द सर्विस सेंटर गाइज फॉर ऑलमोस्ट 8-9 days. और आखिरत में वही बात जो मैंने उनको बोली थी वही सच हुई. देयर वाज एन प्रॉब्लम विथ माय रियर व्हील. सो जैसे आपको पता है कि KTM 390 एडवेंचर S के जो स्पोक्स रिम है, दे कॉस्ट अराउंड समवेयर बिटवीन 55,000 to 60,000. एंड सिर्फ पीछे का जो चक्का है उसकी ही कॉस्ट 25,000 है विदाउट GST और विदाउट टैक्सेस. तो ऐसे कुछ हालत थी मेरी गाड़ी की. तो इन दिस मीन टाइम आई वाज नॉट एबल टू गो एनीवेयर. आई वाज जस्ट डूइंग माय ऑफिस, आई वाज डूइंग माय जस्ट डेली कम्यूट, दैट्स इट. क्योंकि गाड़ी में बहुत ज्यादा रिस्क था. आई विल शो यू व्हाट वाज हैपनिंग ऑन माय रियर व्हील साइड, और वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है. नाउ थिंग इज दैट आई हैव अ क्विक क्वेश्चन अबाउट द क्वालिटी पार्ट ऑन द KTM 390 एडवेंचर S और KTM मॉडल्स. अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, स्टॉलिंग का इशू जो है वो बहुत कॉमन है. सो फर्स्ट आई वाज थिंकिंग इट्स माय राइडिंग इशू, बट इट्स नॉट अ राइडिंग इशू. नाउ I came to know there has been a lot of problems with this bike in number of stalling, in number of quality of parts, a lot of things. तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे का जो सिनेरियो है वो कैसा है. तो जैसे कि आपने देखा कि पूरा रियर व्हील जो है वो पूरा आउट हो चुका है. जो इसका जो मेन कल्प्रिट है वो है इसका रियर व्हील हब, जिसको ड्रम भी बोलते हैं, हब भी बोलते हैं. तो अभी मैंने KTM से ये वाला पार्ट ऑर्डर किया था. ये जो अंदर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रियर व्हील हब या ड्रम, जो भी बोलो, जो कनेक्ट करता है अपने को बाहर के रिम से. सो व्हेन यू स्टार्ट अ बाइक इन द मॉर्निंग और after a longer period of time, then make sure you cold start it so that the engine can get properly lubricated. तो जो रास्ते मैं बोल रहा था वो ये है रास्ते, not a hardcore off-roader roads. and इसके बाद भी जो रास्ता है वो भी ऐसा कोई hardcore off-road वाला रास्ता नहीं है. but again I feel lot of issues with the vibrations in this bike and the part noises. So I'm not sure if you are able to hear the noises of the part, the tail part. बहुत सारा नॉइज़ आता है. So अगर आप ये वीडियो देख के अगर आप ये सोच रहे होगे कि करण बहुत ज़्यादा निगेटिव बोल रहा है अबाउट द बाइक, इट्स नॉट निगेटिव गाइज. आई एम टेलिंग सम ट्रूथ and it's the user experience that I'm sharing with you. So अगर आप देखो तो अभी मार्केट में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो ये लेवल पे compete कर पाए in terms of quality. The thing that was lacking in Himalayan was about quality, and now once we have a bike that is reliable, again we are having the same issue, and it is about the quality. So guys, अगर ये बाइक में भी क्वालिटी नहीं मिली और हिमालयन में भी नहीं मिल रही है, तो where we should go as a customer, as a bike enthusiast, where we should go.
अभी बहुत लोग ऐसा ही बोलेंगे कि अरे वी हैवंट फेस्ड एनी सिंगल इशू इन हिमालयन, व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस। देखो 100 में से 4 प्रोडक्ट नहीं तो 10 प्रोडक्ट ऐसे होंगे ना जो ख़राब निकलेंगे ही निकलेंगे। तो वैसा सेम मैं भी मान के चलता हूँ कि चलो मेरे बाइक में सारे कंपोनेंट्स अच्छे हैं सिवाय 3-4 कंपोनेंट्स के जो मुझे लगता है कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ही। अभी इसमें जो सीन है वो ऐसा हुआ कि दिस इज़ द पॉट होल वेयर आई जस्ट बम्प्ड एंड दैट्स नॉट अ पॉट होल एज वेल। आई बम्प्ड वेरी स्लोली, आई वॉज हैविंग अ पिलियन, बट उसके बाद से जो आवाज़ आना चालू हुआ है वो इतना ज़्यादा हुआ है चालू कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है यार, वो बोलते हैं ना कौवा बैठा और डाली टूटी, वैसा ही हुआ है सीन मेरे साथ में। तो देयर इज़ वन क्रेजी बाइक दैट आई एम सीइंग राइट नाउ। अगर आपको दिख रहा है मेरे मिरर में तो आई डोंट नो, इट्स हार्ली डेविडसन। Yes, calm. Yep, this is the bike. Crazy bike. All-time Harley fan. I guess it's Fat Boy. Such a beauty with lot of vibrations. Actually good bike. The sound of the exhaust note, इतना ज़्यादा vibrations, crazy. I know the engine is powerful, lot of power. ओ भाई साहब क्या vibrations है। I know the engine is powerful, a lot powerful। भाई साहब वाइब्रेटर वाला फील आता होगा। समझ बार आई यहीं की गाड़ी है। कलर इज ऑल्सो गुड। तो शब्बा के फिर मिलेंगे। I'm happy with my adventure bike. After so long I have hit the mark of 113 km/h speed. So again, yes, the place where I'm going right now is first the service center to collect the rear wheel hub. तो उसमें कैच ऐसा है कि मुझे लगता है कि पार्ट्स हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, चाहे 1-2 दिन में मिल जाए तो अच्छी बात है, बट मुझे ये पार्ट के लिए लगभग 16 दिन 17 दिन वेट करने पड़े हैं। तो सोचिए अगर आप ऐसी बाइक ले रहे हो, कोई प्रीमियम सेगमेंट की बाइक, और अगर पार्ट अवेलेबल ना हो तो अगेन यू हैव टू हैव पेशेंस of 15-20 days or more than that as well. So you have to be very patient when it comes to the part availability as well. ज़्यादा धूप नहीं है आज, वैसे चुभती गर्मी नहीं है आज, बट यहाँ पे भी AQI लोगों को पता चलने लग गया है कि AQI क्या होता है। बट आए दिन पुणे में पोल्यूशन थोड़ा बढ़ रहा है ऐसा लगता है मुझे। अरे भैया जी, और आए दिन पुणे में एक्चुअली हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के हो या कोई और क्राइम हो। क्राइम रेट तो बढ़ रहा है पुणे का। न्यूज़ इसके वजह से मैं न्यूज़ सुन के कान से तुरंत निकाल देता हूँ, बिकॉज वी हैव फुल डे इन फ्रंट ऑफ अस। अगर वो दिमाग में रहा तो कंटिन्यूसली चलते बैठता है, ऊपर से गाड़ी का प्रॉब्लम। हाँ, कैसे करेगा आम इंसान सब कुछ। फटका बैठ गया है और रियर व्हील हब मैंने ले लिया है। तो भाई साहब मैंने कैसे वैसे जुगाड़ करके तो बैठा लिया है पीछे, तो लगे हाथ मुझे लोअर फेंडर भी मिल गया और रियर व्हील हब मिल गया है। तो
अभी चलते हैं रिपेयरर के पास। आराम से 3-4 घंटे कहीं नहीं जाने वाले मुझे ऐसा लग रहा है। A quick suggestion and a tip, I always follow that. Always carry 2 to 3 bungee cords with you, no matter what. बैग में रख लो एक, चाहे तो एक आपके दूसरे बैग में रख लो। जितने बैग्स हैं सब में एक एक तो रख ही लो। मैं तो बोलता हूँ कभी भी काम में आ सकता है बंजी कॉर्ड। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बंजी कॉर्ड्स को लेकर। मैंने रियर व्हील का हब तो ले लिया है। मुझे अभी सिर्फ डर है कि पीछे डिस्क में कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो डिस्क से ही अटैच्ड है पूरा, तो वो सिर्फ देखना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ यही सिग्नल है और उसके आगे ही शॉप है। तो अगर आप आ रहे हो पुणे साइड से तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो अकोडी का सिग्नल है, अकोडी के सिग्नल को लग के ही वो शॉप है। इट्स ऑन द लेफ़्ट साइड। और अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हो, यू हैव टू कीप इन माइंड यहाँ पे ग्लोब है, वो ग्लोब से आपको सिर्फ राइट में आना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, यहीं पे वो लग के शॉप है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो शॉप है। आपको बताया, आप वो सिग्नल से आओगे, यहाँ पे अभी एक ब्रिज का काम चालू है। यहाँ पे शिव शक्ति बोल के जो शॉप है ना, वहाँ पे आना है आपको। अरमान भैया है, ये मेन आपको शॉप पे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो असेंबली और डिसमेंटल का काम है वो यही देखते हैं। तो अगर आप आओगे तो अरमान भैया आपको हेल्प कर देंगे सब समझाने में और आपको सब डिटेल में बताने में। So after having my stomach full, I think it's dessert time with some movie. The place is really good. It's afternoon time, but it's family place. तो अभी ये नया नया खुला है, मुझे अच्छा लगा। So I usually don't eat that much outside, but पहली बार मैंने वेज थाली भी खाई है बाहर, और I'm telling you guys, it's really good. It's a newly inaugurated hotel. It's right to that shop. So if you are coming and it's taking a lot of time, then नाम भी है होटल गिरिराज। It's not a paid promotion though. I didn't get the food for free, but yes, the owner and the staff is nice. The food is amazing. If you wanted to try South Indian food, particularly like fish curry and all, so you can definitely come to this hotel. It's really good. तो गाड़ी का पीछे का चक्का पूरा निकल गया है। तो सबसे पहले ये वाली स्ट्रैप निकालनी है, उसके बाद अंदर रेड वाली जो स्ट्रैप है वो निकालनी है। तो अभी प्रॉपर पूरा कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज KTM हैज़ नेवर अनवील्ड हाउ दे हैव प्रोसेस दिस व्हील। सो अभी हम लोग पूरा खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे। विवेक भैया ही पूरा हेल्प करने वाले हैं ये सब करने में। He has been expertise into this only. He has almost fixed rims of Himalayan 450 spokes with wheels as well. They have good exposure and experience working on the spoke wheels. तो अभी ये भी होने के बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। ही जी रिम आहे, ही रिम जनरल गाड्यांना जी वापरतात ट्यूबलेस करायला ती वाली आहे, पण हिला कुठंच स्टेप नाही आहे. हिला सोल्युशन येतं, हे चिटकून जातं. पण KTMने काय वेगळा प्रकार काढलेला आहे. त्यांनी ही जी रिम आहे ह्याच्या आतमध्ये एक ग्रूव तयार केलेला आहे. हा जो स्टेप आहे ना ग्रूव, त्या ग्रूव मध्ये ही पट्टी फिक्स होती. ही पट्टी हिला स्टेप दिलेली एक सेपरेट. ही जी स्टेप आहे ती ह्याच्या आतमध्ये जाते आणि ऍक्च्युली ते लॉक करून टाकते. जनरल रिमला तसं येत नाही. जनरल रिमला प्लेन असते, ह्यावरती डायरेक्ट पट्टी चिटकून जाते सोल्युशन लावून. पण ह्यात मग कुठलंच सोल्युशन यांनी वापरलेलं नाही. पण ही स्ट्रिप बनवताना अशी बनवली की हिला हा खाचा लॉकिंग दिलेला आहे, आणि रिम पण त्या टाईपचीच बनवली की ज्याच्या आतमध्ये तो खाचा आहे त्यामध्ये ती जाऊन बसती आणि लॉक होतं. त्यामुळे वरच्या साईडला एअर पास होत नाही. आणि ह्याच स्ट्रिपला त्यांनी वॉल पण दिलेला आहे अटॅच आहे, तो रिमूव्ह नाही करता येत. तसं बाकीच्या ह्याला नसतं. बाकीच्या ह्याला स्पेसिफिक सेपरेट वॉल असतो, तो त्यातनं इन्सर्ट करून बसवायला लागतो आणि टाईट करायला लागतो. हा ह्यातला ऍक्च्युली फरक आहे. फर्स्ट टाइम मी पण हा पॅटर्न चेंज केला. आता ह्यामध्ये ही जी रेड पट्टी आहे हिलाच आता कसं काढायचं थोडासा टास्क आहे. होपफुली ह्याच्यात काय सोल्युशन वगैरे त्यांनी टाकलेलं नसेल.
बट विल ट्राय. हां, यात पण ॲक्च्युली काहीच सोल्युशन नाही. ॲब्सोल्यूट प्लेन आहे, ह्यावरती कुठलंच लिक्विड किंवा काय त्यांनी सॉल्युशन वगैरे टाकलेलं नाही आहे. ही सुद्धा प्रेस फिटच आहे, थोडे अंडर साईज आहे आणि आय थिंक रबरच आहे, काय वेगळं नाही यामध्ये. दोन ॲक्च्युली त्यांनी कवरिंग दिलेले आहेत एअर लिकेज होऊ नये म्हणून. एक स्पोक पासून रिम पर्यंत यासाठी आहेत सेपरेट. स्पोक लॉक करायसाठी त्यांनी ही रेडवाली पट्टी दिलेली आहे, त्यामुळे हे लॉक झालं. आणि इथून जी एअर लिकेज होईल त्यासाठी हा सेपरेट दुसरा हे दिलेला आहे. अशी यांनी टेक्निक ॲक्च्युली वापरलेली आहे, पण विदाउट सोल्यूशन यूज करता फर्स्ट टाइम मी पण हा पॅटर्न बघितला. सो जैसे भी कि विवेक भैया ने बताया कि यहाँ पे जो है खांचे बने हैं और रिम ही एक्चुअली अलग टाइप का है. हाँ, इसमें इतना बड़ा खांचा दिया है अंदर. सो अभी विवेक भैया ने ऑलमोस्ट सारे रिम्स पे काम किया है, तो हाँ। सेम क्यूरियोसिटी अगेन, व्हाई दिस रिम हाँ। कॉस्टेड सो मच हेफ्टी हाँ। अमाउंट. सो अभी विवेक भैया ने सबसे पहले जो पॉइंट आउट किया वो यही था कि यहाँ पे खांचे मतलब यहाँ पे खांचे होगा, तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज की है इसको बनाने के लिए, जो पूरा डिजाइनिंग है पूरा चेंज कर दिया है. तो अब देख सकते हो पूरा व्हील का जो डिजाइनिंग है वो अलग ही तरीके से बना है, जिसमें ग्लू कहीं नहीं यूज किया है. नॉट एट और ऑल, ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल है. अपना नॉर्मल पट्टी चिपक जाता है सॉल्यूशन से. इसे स्टेप वगैरह कुछ नहीं है, पूरा प्लेन है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो प्रॉपर जो ग्रूव बनाया है उसमें ये एकदम एयर लॉक हो जाता है. सेम गोज विथ दिस स्ट्रिप. ये स्ट्रिप पहला है, ये एक्चुअली स्पोक के ऊपर का जो हेड है वहां से किधर लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पहला है. और ये सेकंड वाला है, ये पूरा लॉक कर देता है. तो अभी तक ऐसा प्रॉपर कहीं ऐसा फिटिंग वाला रिम नहीं आया था ना? फर्स्ट टाइम ये मैंने फर्स्ट टाइम विदाउट एनी सॉल्यूशन. नहीं, विदाउट एनी सॉल्यूशन. मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बिना सॉल्यूशन के एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन इन्होंने रिम का डिजाइन ही चेंज किया है. इधर स्टेप दिया है, इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ जाता है रिम का, क्योंकि सिर्फ ये कॉलर पे नहीं, ये जो एक्स्ट्रा वाली जो कॉलर आई है ऊपर से, इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा मिल जाता है हमें. तो अगर अपना दूसरा कोई बाइक का होता, और अगर सेम इम्पैक्ट हब की जगह पे इस पे गिरा होता, तो अभी तक ये रिम बेंड हो चुका होता. बेंड तो हो चुका रहता, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रेंथ मुझे बाकी रिम से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है. ओके, फोल्डिंग भी प्रॉपर किया है, और ये डबल आ गया ना कवरिंग. गॉट इट. तो ये दोनों काम भी कर रहा है, इससे ये लॉक भी होता है, एयर टाइट भी हो जाता है, प्लस इसको स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिल जाती है. गॉट इट. और इसका तो हम लोग काम करने वाले हैं ड्रम का, आपको मालूम है. वो तो हुआ है, यहाँ पे इम्पैक्ट बैठा है तो थोड़ा ये अनइवन घूम रहा है. जो नया वाला ड्रम है वो एकदम प्रॉपर है साइज में. ग्रेट. तो अभी हम लोग इसे पूरा ओपन करेंगे, इसे साइड में नया वाला ड्रम पूरा असेंबली करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, फिर वापस होपफुली वो फिट भी कर पाएंगे. Great. और वो भी मेड इन इटली है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का यूज किया है. Are you serious? तो ये एक प्लेन रिम नहीं है, जो मुझे लगा था कि यार 25,000 क्यों ले रहे हैं सिर्फ पीछे के रिम का, और 60,000 में दोनों रिम क्यों है. तो ये मैं क्वेश्चन में बार बार पूछ रहा था खुद से, एंड आई गॉट द आंसर नाउ. व्हाई दे हैव केप्ट द प्राइस सो हाई? बिकॉज द स्ट्रैप्स. सो द स्ट्रैप्स एंड द रिम्स हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम Austria or from Italy. So that's the reason they have kept this whole amount that much, because ये import होके आता है इंडिया में, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है. तो ये रीजन है KTM का कि वो व्हील्स इतने महंगे सेल करने का. आई होप इन फ्यूचर दे मैन्युफैक्चर दिस इन इंडिया. स्पोक मध्ये पण टोटली डिफरंट आहेत, इम्पोर्टेड आहेत 100%. हा आपला रॉयल एनफील्डचा नॉर्मल निप्पल आहे, त्याचा हेड आणि ह्याचा हेड, एवढ्या दोन्हीमध्ये फरक आहेत ना. साईजमध्ये, हेडमध्ये, स्ट्रेंथमध्ये पण फरक आहे. याला प्लसचा आहे, हा मायनसचा आहे. इवन स्पोक पण जे दिलेत, म्हणजे जो पार्ट ड्रमला पकडून ठेवतो तेवढा पार्ट पूर्ण त्यांनी नॉर्मलपेक्षा जाड बनवलेला आहे. ह्याचा गेज प्लस ठेवला आहे आणि इथनं स्टेप देऊन हे खाली पातळ दिलं आहे. ह्याचा ॲक्च्युली एक ॲडव्हान्टेज पण असतो. ह्याच गेजचं जर का स्पोक इथपर्यंत घेतला तर अननेसेसरी त्याचं वेट वाढतं. पण स्पोकचं काम काय, ॲक्च्युली स्ट्रेंथ राहिली पाहिजे. स्ट्रेंथ इथल्या पार्टला फार इम्पॉर्टंट असते, कारण इथनं त्यांनी पकडून ठेवलेलं असतं. म्हणून कंपनीने काय केली डिझाईन, इथून एवढ्या पोर्शनपर्यंतच त्याचा गेज जाड ठेवलाय, तिथनं पूर्ण पातळ केलाय. त्यामुळे काय होतं, ह्याची ड्युरेबिलिटी तर वाढतेच, पण वेट पण कमी राहतं. वेट जास्त झालं ना तर थोडा ॲव्हरेजवरती त्याचा इफेक्ट असतो. किती नाही म्हणत, कारण की 36 स्पोक बसतात. एका स्पोकचा विषय नाही, प्रत्येक ह्याच्यात थोडं थोडं प्लस होत गेलं की हा त्यामध्ये फरक पडतो. पण हे
आपल्या इथल्या इंडियन किंवा आपल्या इथं जे मॅन्युफॅक्चर होतं तिथं असं नाही मॅन्युफॅक्चर होत. हे Got it. पहिल्यापासून बाहेरच होतं. हम्म, हा प्रकार फक्त RD350 म्हणून एक टायमाला यामाची बाईक यायची. हम्म. RD350 350 सीसी होती. हा. तिला मार्शल कंपनीचे स्पोक यायचे. ओके. तर तो बाहेरचाच ब्रँड हा. होता. तेवढ्या एकच कंपनीचे जे कंपनीचे स्पोक आहे त्यालाच असा पॅटर्न यायचा की वरती हेडच्या इथं तो जाड आणि नंतर पातळ झाला. Got it. मार्शल नंतर डायरेक्ट मी फर्स्ट टाइम बघितले. Crazy. यालाच होतच फक्त. और विवेक भैया 2002 से 2002 ना, विवेक भैया 2002 से काम कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने जैसे बताया अभी कि मार्शल कंपनी के जो RD350 में लगता था उसके बाद अभी ये वाले स्ट्रोक्स देखे हैं. तो इवन भैया इज हैप्पी टू वर्क ऑन द व्हील्स of my bike. So he has been explaining me each and every single detail very particularly why this is so and why this is happening and why that particular part is there. So everything in detail. So if you want to come and if you want to get an idea about each and every part for your bike as well, you can definitely come. I will be putting Vivek Bhaiya's number into the description, I mean, even in the video, so you can contact him, you can WhatsApp him. If he is not able to pick the call, you can directly WhatsApp him the photos of your bike and about your rims and your queries, so he can help you instantly. हा ड्रम आधीचा ड्रम आहे. त्या ड्रमला काय प्रॉब्लेम आला होता, ही जी कॉलर आहे ही कॉलर थोडीशी टिल्ट झाली होती. त्यामुळे ह्याच्यावरची जी डिस्माउंट होत होती ती व्हेरी चालत होती. ती व्हेरी चालत असल्यामुळे त्याला पकडणारा कॅम्प पण व्हेरी होत होता, म्हणून ते अनबॅलन्स होत होतं. आता आपण हा ड्रम काढून दुसरा ड्रम लावला इथं स्पेसिफिक. स्पोक व्हीलची रिम आणि मॅगव्हील यामध्ये हाच फरक असतो. ही जी स्पोक व्हीलची रिम आहे ना, ह्यामध्ये 3 पार्ट आहेत. हा ड्रम, हे स्पोक आणि ही रिम, ही 3 पार्ट असेंब्ली आहे. तसं मॅगव्हील हा 1 पीस असतो. म्हणजे जर का मॅगव्हीलच्या ह्याला काय प्रॉब्लेम आला असता तर तुम्हाला अख्खं चाक काढणं आणि दुसरं चाक लावणं एवढा एकच ऑप्शन राहिला असता. 3 पार्ट असल्यामुळे काय होतं, ह्यातला कुठला पण पार्ट खराब झाला तर तो चेंज करता येतो. आता ह्यामध्ये काय केलं, ही 3 पार्ट असेंब्ली, हा ड्रम फक्त काढला, जुना काढला, नवीन लावून दिला. स्पोक आणि रिम आपल्याला प्रॉपर यूज करता आली. आता ह्याचं मेन काम ऍक्च्युली बॅलन्सिंग करायचं. बॅलन्सिंग करताना हा फिक्स पार्ट आहे, हा तर ह्याला पकडून राहील, पण हे रोटेट होताना हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली दोन्ही ह्याला एकदम परफेक्ट फिरलं पाहिजे, तर गाडीचं चाक स्ट्रेट फिरणार. तेच काम आता फक्त करायचं. मशीन आहे ना, टायर काढायची आणि बसवायची, तिथंच त्याला खोला. ओके. दुसऱ्या कोणाकडे खोलू नका. कारण मशीनने काढतानाच त्याला त्याची कॉलर सेफ राहते किंवा व्यवस्थित राहते. विनाकारण तर काढूच नका, मी एकदम ऑनेस्टली सांगतो. आणि दुसरं काय, मशीनवरती केलं तर सगळ्यात बेस्ट आहे हे काम. आणि जेव्हा टायर चेंज करायचे त्याच टायमाला, आणि इन केस कधी पंक्चर झाली ट्यूबलेस वगैरे, आत फुल करायचं जे टोच असतो ना, तो जास्त इंटेन्सली पूर्ण घातला ना तर हे कॉलरला तो थोडस डॅमेज करू शकतो. ते थोडं बघितलं पाहिजे, कारण की हे किती नाही झालं तरी हा रबर पार्ट, त्याला थोडा तरी पॉईंट असतो. तो त्याला लागला तर ऑब्विसली तिथनं एअर लीक होणारच, दुसरा ऑप्शन नाही त्याला. तेवढं फक्त पंचरवाल्याकडं आता काय आपली बाईक म्हणलं थोडी काळजी आपल्याला घ्यायलाच लागणार. तेवढं बघायचं, म्हणजे प्रत्येकाला माहिती नसतं ना की आतनं काय केलेलं आहे. पंचरवाला एवढा हुशार नसतो की बाबा हा काय काय नाही. बरोबर. सर्व्हिस सेंटरला नेलं तर त्यांना तर ट्रेनिंगच भेटतं कसं करायचं कसं नाही करायचं. हे पण होऊन जाईल. हे थोडं मला रिलायबल पण वाटलं, रिन्युएबल पण आहे आणि परत रिफिट पण होतं. हवा भरली होती टिकली प्रॉपर, मग तर काय नो वरीज ॲट ऑल. ओके. आणि मग जे स्पोक्सचे रिम्स असतात त्याला किती किलोमीटर नंतर टाइटनिंग आणि हे करायला लागतं अलाइनमेंट? तो अलाइनमेंट करायचा जो प्रकार आहे ना, तो ऍक्च्युली तुमच्या रायडिंग वरती डिपेंड आहे. तुमचं व्यवस्थित रायडिंग असेल, नॉर्मल यूज आहे, थोडं ऑफ रोडिंग कमी आहे, ऑलमोस्ट इयर तुम्हाला बघायलाच लागतं. इयर मीन्स 10,000 किलोमीटर्स मिनिमम तरी. मिनिमम. कारण तुम्ही मॅन्युअली ते टाईट केलेलं असतं. मॅन्युअली टाईट केल्यामुळे त्याला टॉर्क चांगला होतो, व्यवस्थित टाईट होऊन जातं.
बुलेट किंवा काय काय गाड्या आहेत ना ज्यांना ऍक्च्युली व्हायब्रेशन जास्त आहे, हम्म. म्हणजे ज्या गाडीला व्हायब्रेशन जास्त हम्म. होतं ना त्याचे नट बोल्टचे पार्ट थोडे लूज होतातच. Got it. त्यामध्ये स्पोक हा पार्ट पण येतोच हा. नट बोल्ट मध्ये. तर मला असं थोडं दरवेळी जाणवतं की रॉयल एनफिल्डचे ऍक्च्युली लवकर स्पोक लूज होतात का, तर थोडं त्या गाडीला व्हायब्रेशन जास्त आहे Vibrations. ऍज कम्पॅरेटिव्ह टू अदर बाईक्स. Got it. बाकी मग केटीएम वगैरे तर आरामशीर 1-2 वर्ष तर काय बघा, एक वर्ष तरी काय होतच नाही यांना. Okay. आणि थोडा एक फरक आहे टेक्निकली, मला तर जास्त एक्सप्लेन केलं तरी समजणार नाही. केटीएम चे जे स्पोक्स आहेत ना हे स्ट्रेट आहेत. जनरल स्पोक जे असतात ना रॉयल एनफिल्डचे वगैरे त्यांना असा हा टर्न दिलेला आहे. तसं केटीएमच्या स्पोकने हा स्ट्रेट आहे ऍक्च्युली. स्ट्रेट असल्यामुळे काय होतं, हा एकदा टाईट झाला की लॉक होऊन जातो, हा इकडे तिकडे सरकायचा चान्स भेटतो. जेव्हा असं असतो ना तेव्हा तो थोडा तरी मुवमेंट देतो, मग तो लूज होतो किंवा तुटतो. हा स्ट्रेट असल्याचा बेनिफिट काय, हा तुटत पण नाही इझिली आणि लूज पण होत नाही एवढं इझिली. ओके. आणि ह्या रिमची थोडी इम्पॅक्ट सहन करायची पॉवर जास्त आहे ऍज कम्पॅरेटिव्ह टू मेटलच्या रिम असतात त्या. Got it. मग हे कुठल्या मटेरियलचे असतील? हे कास्टिंग आहे. Casting. अलॉय कास्टिंग म्हणतात त्याला. अलॉय कास्टिंग. ओके. त्याची स्ट्रेंथ ऍक्च्युली स्टेनलेस स्टीलची रिम, स्टेनलेस स्टील म्हणा किंवा एमएससी रिम, माइल्ड स्टीलची रिम किंवा अल्युमिनियम कास्टिंगचं अलॉय व्हील, या दोन्हीपेक्षा जास्त आहे. हाथ मैंने ये वाला पार्ट भी ले लिया शोरूम से ही, जो मुझे लकीली मिल गया सही टाइम पे, और वो है सामने का लोअर मडगार्ड. अभी ये लोअर मडगार्ड हम लोग इंस्टॉल करेंगे बाइक पे. बहुत टाइम से इसका वेट कर रहा था और फाइनली ये शोरूम से आ गया है. तो ये पार्ट जाएगा ऐसे यहाँ पे, और जितना भी मड इस पे उड़ रहा था रेडिएटर पे, अभी इससे ब्लॉक हो जाएगा. तो सॉल्यूशन का हल पूरा मिल चुका है. थैंक यू KTM फॉर प्रोवाइडिंग दिस पार्ट एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच विवेक दादा. सो फाइनली रिम रिपेयर हो गया पूरा, और आगे हम एडवेंचर मार सकते हैं. कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी रिम से रिलेटेड हो, मैं व्हाट्सएप का और कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल में डाल दूंगा. सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विवेक दादा एंड यू कैन हैव अ गुड कम्युनिकेशन ओवर व्हाट्सएप. व्हाट आर योर इश्यूज, उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग बताएंगे. आपके प्रॉब्लम के हिसाब से कॉस्टिंग रहेगी, क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. मुझे भी लगा था पहले 2-3 घंटे में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. इट टुक लॉट ऑफ 2:30 बजे स्टार्ट किया था काम, अभी 7:30 बज रहे हैं. ऑलमोस्ट 6-7 घंटा हमारा गया है आराम से. काम करने के लिए टाइम नेसेसरी है. काम प्रॉपर चाहिए तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा. बार बार डबल डबल खोलने में कुछ मतलब नहीं है. एक बार ही करके सब प्रॉपर कर दिया, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी. तो आने से पहले मेक श्योर यू कॉल विवेक दादा एंड टेक एन अपॉइंटमेंट. इट्स बेटर फॉर योर वर्क ओनली. सो काम अच्छे से हो जाएगा. और वैसे भी वो घाई वड़गड़ वाला काम करते नहीं है ये, और वन भैया, ये दोनों बहुत ही आहिस्ते से काम करेंगे बट अच्छा काम करके देंगे. तो अगर आना तो अपॉइंटमेंट लेके ही आना, मैं ऐसे ही सजेस्ट करूंगा. सो यस, विल मीट यू ऑन द बाइक. थैंक यू दादा. थैंक यू सो मच. थैंक यू अरमान भैया. यस. So done with the repairing part. The bike is good. So done with the repairing part. बाइक का पीछे का हिस्सा अच्छा है, और अभी गाड़ी एक साइड टिल्ट नहीं हो रही है luckily, and that's really a good sign. So all the fault was into the drum. I was not expecting कि इतना ज़्यादा टाइम जाएगा रिपेयरिंग में, बट luckily सब अच्छे से रिपेयरिंग वगैरह हो गया, और कोई झिकझिक नहीं थी. विवेक दा वॉज रियली गुड. सो झिकझिक नहीं हुई, तो रिपेयरिंग में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया. एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. टाइम का थोड़ा सा मुझे लगा कि जहाँ मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था 3 से 4 घंटे लगेंगे मिनिमम, वहाँ ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे गए हैं. बिकॉज़ प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंदी है. काम एकदम टॉप नॉच, बट वही कि काम थोड़ा लेंदी है. तो अगर आप आओगे तो कीप इन माइंड
आप कितना भी सर पे बैठ जाओगे कि जल्दी कर दो जल्दी कर दो, ऐसा नहीं होता है। इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। सो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तभी आओ और आराम से करके जाओ। ये तो खामखा आओगे एकदम घाई घाई में, आप आओगे और बोलोगे नहीं अभी कर दो कर दो। हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो मेक श्योर you are calling him first, getting an proper time to go on the workshop and get your bike repaired. 55K to 60K के रेंज में ये दोनों रिम्स अगर आ रहे हैं तो इट्स रियली वर्थ इट, अपार्ट फ्रॉम गोइंग फॉर अनदर रिम्स। बिकॉज जैसे भैया ने बताया, विवेक भैया ने, कि इसका जो हर एक कंपोनेंट है मतलब रिम का, वो इतना बारीकी से बनाया गया है कि मतलब अगर इम्पैक्ट भी हो व्हील पे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो वो प्रॉपर झेल लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे तरीके से व्हील एक्चुअल में डिज़ाइन की है। ही वर्क्स ऑन लॉट ऑफ रिम्स, इवन ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हाउ दे हैव मैनेज टू डू सच अ ग्रेट थिंग, making it tubeless and making it really good in build quality, the rims part only. Of course rims में ज़्यादा फोकस किया है इसलिए ज़्यादा पैसे रखे हैं। I'm just joking. Sacrificing it for almost 1 month, I will be free to go. तो अभी यहाँ से घर पे जाएंगे, फ़िलहाल यही प्लान है मेरा, क्योंकि I have some priorities set for today. I need to get that done. I'll enjoy this video a lot. I know you might be excited as well because बहुत दिनों से चैनल पे कुछ पड़ा भी नहीं था मेरे, and this is an informative video. People of Pune, Mumbai, who are watching this video, I would really like if you can show me some support. If this video is really helpful for you, for your future, then please hit the like, share and subscribe button, and we'll meet you soon in the next vlog on a travel journey. Till then, take care, bye bye, life is good, adios.